हर शहर की पहचान उसके लोगों से होती है और ब्यावर की पहचान है सुरेंद्र सिंह। जहां आम लोग डरकर पीछे हट जाते हैं, वहीं ये शख्स आगे बढ़कर जान बचाने का काम करते हैं। 10 फुट से भी लंबे सांप हो, जख्मी उल्लू या पक्षी, कभी घायल भालू तक, सुरेंद्र सिंह ने अपने साहस और जज्बे से न जाने कितनी जिंदगियां बचाई हैं। आज हम बात करेंगे ब्यावर के इस असली हीरो से, सुरेंद्र सिंह, एक स्नेक कैचर और एनिमल रेस्क्यू एक्सपर्ट, जिन्होंने अपने शहर में इंसानों और जानवरों के बीच भरोसे की एक नई डोर बांधी है। और उसने काफी 2-3 व्यक्तियों को घायल कर दिया। जब भी स्नेक बाइट का केस आता है तो वो हॉस्पिटल जाने के बजाय तंत्र मंत्र और झाड़ फूक के चक्कर में रह लेते हैं, और जब ज्यादा तबीयत सीरियस होती है तब वो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, तब तक काफी देर हो जाती है। मैंने आपके अकाउंट पे एक वीडियो देखा था जिसके अंदर शायद किसी भालू को जलाया जा रहा था। क्यों? जी, वो मादा पैंथर अपने बच्चों को बचाने के लिए हम पर हमला भी कर सकते। लोगों ने भी, वहाँ के लोगों ने काफी सपोर्ट नहीं किया। हाल ही में भेरूखेड़ा में 16 वर्ष की वर्षा, जिसकी डेथ हुई थी स्नेक बाइट के कारण, जी, तो उसके क्या कारण रहे होंगे? देखा गया, और वहां पर ही उसने 2 से 3 व्यक्तियों को घायल कर दिया। ट्रैक्टर के नीचे उस भालू को दबा के लाठियों से, डंडों से, कुल्हाड़ियों से उस भालू को पीट पीट कर उसको मार रहे थे। वेलकम टू ब्यावर टॉक्स। तो आज हमारे न्यू एपिसोड में आए हैं सुरेंद्र सिंह, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल रेस्क्यू करते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे एनिमल से रिलेटेड के कैसे रेस्क्यू करते हैं, क्या इनका प्रोसेस रहता है, सब कुछ कंप्लीट। नमस्ते सभी ब्यावर टॉक के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो सर, आज तक आपने कितने सांप का रेस्क्यू किया है? मैंने करीब 2700 प्लस सांपों का अब तक सुरक्षित रेस्क्यू कर उनको फॉरेस्ट में रिलीज कर दिया। तो सर, आपने अभी तक जितने सांप रेस्क्यू किए हैं उनमें सबसे बड़ा सांप कौन सा रहा है आपके लिए? अब तक की अगर बात करें तो वैसे अपने क्षेत्र में अजगर बहुत ज़्यादा बड़े और हेल्दी निकलते हैं, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला में पैंथर और पाइथन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो बर के पास एक शिकार बाड़ी आया हुआ है, जो बर के पूर्व सरपंच है कान सिंह जी इंदा, उनका फार्म हाउस है। थोड़ा जंगल से सटा हुआ होने के कारण वहाँ पर एक नीलगाय के बच्चे को उस अजगर ने निगल लिया था। हम्म। तो मेरे लिहाज से करीब 17 से 18 फीट अजगर था। वो काफी भारी भरकम था, हमसे उठा ही नहीं, करीब 5-6 लोग मिलके उसको उठाया था, जिसने अजगर ने नीलगाय के बच्चे का शिकार कर लिया था। इस वजह से उसका वेट भी काफी हो गया था। तो सर, ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी एनिमल को मतलब रेस्क्यू किया है और इमोशनली आप बिल्कुल टूट गए क्योंकि आपने अभी तक मतलब आप अभी उसको बचा नहीं पाए? वैसे ऐसे कई बार हो चुका है, क्योंकि मैं पिछले 5-6 सालों से इस फील्ड में हूँ। हाल ही की अगर बात करें तो एक में मेरे पास कॉल आया था रायपुर टोल नाके के पास से। कुछ राहगीर गुजर रहे थे, उनमें से कॉल आया था कि एक पक्षी है जो वाहन की चपेट में आ गया था और वो काफी छटपटा रहा था हाईवे पर। तुरंत मौके पर पहुंचा और उसको सुरक्षित मैंने अपने कब्जे में लिया, और जब मैं उसको हॉस्पिटल ले जा रहा था उस दरमियान उसने दम तोड़ दिया। वो जो पक्षी था वो काफी सुंदर था। वो अपने उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक का राज्य पक्षी नीलकंठ था, जो दिखने में काफी खूबसूरत था। और उसको दशहरे के दिन वहां के लोग देखना बहुत शुभ मानते हैं। तो वो हम्म। घटना बहुत दुखदायक थी मेरे लिए, हाल ही की। तो सर, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आप किसी जानवर को बचाने के लिए आपने अपनी जान रिस्क में डाली हो? जी बिल्कुल, ऐसा हर रोज होता है। वैसे अगर मेरा जो काम है वो डेली अपना जीवन खतरे में डालने जैसा ही है, लेकिन पर्टिकुलरली किसी विशेष चीज की बात करें तो एक बीजागुड़ा गांव आया हुआ है, जो रायपुर उपखंड क्षेत्र नहीं, सोजत विधानसभा के अंदर आया हुआ है। करीब 150 फीट गहरे कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा अजगर गिर गया था। हम्म। उसको निकालने के दौरान जब मैं उसको ऊपर ला रहा था, वो एक ट्रॉली लगी हुई थी, ट्रॉली में बैठ के उसको ऊपर ला रहा था, तो उस अजगर ने, मैंने उसका मुंह पकड़ रखा था। अजगर हमेशा पूंछ के माध्यम से शरीर को अपने जकड़ने का प्रयास करता है, और अजगर को पता होता है कि सामने वाला जो है उसका कमजोर पार्ट्स कौन सा है। जब मैं उसको मुंह पकड़कर ट्रॉली में बैठकर ऊपर ला रहा था, उस दरमियान उसने मेरे पूरे बॉडी को जकड़ लिया था, और जकड़ते हुए मेरे गले तक उसने पकड़ कवर कर बना लिया। ली, क्योंकि ये मेरा कमजोर हिस्सा है। हम्म। तो ऐसा 3 बार हुआ, जब मैंने उसको पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन बार बार वो ऊपर ला रहा था। जब तक ट्रॉली पूरी ऊपर आई तब तक उसने मेरी पूरी पकड़ बना के मेरी कमर को जकड़ लिया था। मेरे लिहाज से सबसे जटिल रेस्क्यू था, जिसमें मेरी जान जोखिम में आ गई थी। अगर वो पकड़ बना लेता तो मैं छुड़ा नहीं पाता था। तो शायद अजगर ऐसा करते हैं, मतलब सांप जो है वो मतलब किसी के भी शरीर को पूरा जकड़ लेगा, फिर धीरे हाँ, धीरे उसको दबाता जाएगा। बिल्कुल जैसे उसकी उसका। ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो वो मरना है, उसका लास्ट ऑप्शन रहता है। जी, हाल ही में अभी जीतड़ा के अंदर रात के समय एक रेस्क्यू कॉल आया था, जिसमें उस अजगर ने, जब मैंने उसको पकड़ा
तो उसने मेरे दोनों हाथ बांध दिए थे। हम्म, जब वहाँ के लोकल लोग थे, मैंने उनसे हेल्प मांगी तो उन्होंने किसी ने मेरी हेल्प ही नहीं की। मजबूरन मुझे उस अजगर को छोड़ना पड़ा। अगर नहीं छोड़ता तो मेरे दोनों हाथ इतने कस के पकड़ लिए थे तो टूट जाते शायद, क्योंकि काफी उसकी पकड़ जो होती है मजबूत होती है। हम्म। हेल्प भी किसी ने नहीं की और वहां पर काफी घास थी और अंधेरा भी था, तो मजबूरन उस सांप को मुझे छोड़ना पड़ा। तो सर लोग कहते हैं कि मतलब है ना, जानवर ही तो है, जानवर तो जानवर है, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिंदगी तो उनकी भी है, जिंदा तो वो भी रहना चाहते हैं, खुद को तो वो भी बचाना चाहते हैं। देखो, हमारी हिंदू सभ्यता के अंदर हर जीव के अंदर, चाहे वो पेड़ हो, पक्षी हो, मोर हो, बतख हो, कुत्ता हो, गाय हो, कौवा हो, शेर हो, बाज हो, हर जीव के अंदर ईश्वर का वास माना है। प्रकृति में प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार है। हम कोई सर्वे सर्वा नहीं है कि हम किसी को मार सके, हमें किसी को मारने का अधिकार भी नहीं है। हम्म। ये चीजें तो सब, प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार है। तो ऐसी कौन सी कॉमन गलतियां लोग करते हैं, जैसे किसी को सांप ने काट लिया तो वो कौन सी कॉमन गलतियां करते हैं? हमारा मगरा अभी थोड़ा शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। जब भी स्नेक बाइट का केस आता है तो वो हॉस्पिटल जाने के बजाय तंत्र मंत्र और झाड़ फूक के चक्कर में रह लेते हैं, और जब ज्यादा तबीयत सीरियस होती है तब वो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, तब तक काफी देर हो जाती है और उस दरमियान उनकी डेथ हो जाती है। ये मेन रीजन यही है कि तुरंत हॉस्पिटल नहीं जाते, तंत्र मंत्र के चक्कर में ज्यादा रह लेते हैं, इस वजह से। जैसे आपने बहुत अलग अलग टाइप के जानवरों का रेस्क्यू किया है, तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने जैसे पैंथर का किया है तो आपको पता है कि वो किस टाइप का है, उनका बिहेवियर आपको पता है, तो ऐसा कौन सा सबसे अलग है? मैंने रेप्टाइल्स, सरीसृप के अंदर जो भी आते हैं, मैंने उनका व्यवहार समझा, परख रखा है, उनके बारे में काफी पढ़ा है। रायपुर उपखंड के अंदर एक कुशालपुरा गांव के अंदर घर के अंदर पैंथर घुस गया था। टीम के द्वारा उसको रेस्क्यू कर लिया, लेकिन मेरे लिए हाथ से, मैं वहां मौके पर था, हम उसको कैच करके फॉरेस्ट में रिलीज करने गए थे, तो उसको समझ पाना मेरे लिए जटिल था। क्योंकि मैंने विभाग से और हमारे उच्च अधिकारियों से भी मैंने मांग की थी कि सर मुझे पैंथर के बारे में काफी इंटरेस्टेड है, तो उसका रेस्क्यू के लिए मुझे या तो ट्रेनिंग दी जाए। तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि ये सिर्फ फॉरेस्ट का आदमी ही कर सकता है, प्राइवेट आदमी नहीं कर सकता। तो मेरे दिलचस्पी रही है, वो जो अधूरी रह गई। मैं चाहता था कि इसके बारे में मैं रेस्क्यू करना सीखूं, उसके बारे में जानूं, ताकि लोगों को भी बचा सकूं, वन्य जीव को भी मैं बचा सकूं। तो ऐसी कौन सी जगह होती है जहाँ रेस्क्यू करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी जानवर को? जगह तो वैसे जगह कुआं कहीं पर भी है, तो कुएं के अंदर पानी के भीतर कोई सांप है जो पानी के अंदर डूब सकता है या उसमें तैर सकता है, तो वहाँ थोड़ा जटिल रहता है, क्योंकि वहाँ उसका वेट करना पड़ता है काफी देर तक कि कब वो बाहर आए तब अपन उसको पकड़े। तो ऐसा कभी हुआ है कि आप मतलब किसी सांप का रेस्क्यू कर रहे हो और उसी ने आपको काट लिया हो? हाँ, जो शिकारबाड़ी के अंदर जो अजगर मैंने पकड़ा था, उसके पास में ही एक मालियों का एक और गांव है, रेल मकरा। उसने भी एक नीलगाय के बच्चे को निगल लिया था, वो भी काफी भारी भरकम था। जब अजगर को रेस्क्यू करने के बाद, जब हम उसको पैक कर रहे थे, जब मैं उसको अंदर धकेल रहा था, उसी दरमियान उस अजगर का एक दांत मेरी अंगुली को अंदर चीरते हुए बाहर की तरफ आ गया था। ऊपर की साइड में बाहर आ हाँ, गया। तो उस दरमियान उसने मेरे को काट लिया। तो लोगों को कैसे पता चले कि मतलब ये सांप जहरीला है, ये नहीं है? जब कोई भी जहरीला सांप काटता है तब बॉडी में सिम्टम्स, लक्षण देखने को मिलते हैं। उसको चक्कर आने लगते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में अंधेरापन छाने लगता है, बेहोशी की हालत होती है, ऐंठन होती है, पेट में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है। तो ये लक्षण बताते हैं कि सांप जहरीला था। कई बार घबराने की वजह से भी हो सकता है। तो जैसे देखो, मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ था, जी। जैसे मैं कहीं से जा रहा था मार्केट से, जी। ठीक है, तो उस टाइम को सीन ये हुआ कि मतलब एक सांप था जो मेरी स्कूटी के आगे जो होता है ना, हम्म। वहां से निकला और मेरे पाँव में घूम गया, ठीक है। लपेटा उसने कर दिया। हम्म। अब मेरे को जैसे पता चला, पहले मेरे को महसूस नहीं हुआ, ठीक उसके है। बाद में जब मेरे को पता चला तो मैंने नीचे देखा, हम्म। तो जैसे ही मैंने देखा गाड़ी का ब्रेक लगाया, मैं नीचे उतरा। ठीक है। अब जो आसपास के जो लोग थे, वो हॉस्पिटल वाला एरिया था, हम्म। तो आसपास के लोग आए, मैंने गाड़ी को छोड़ दिया वहीं पे, हम्म। लोगों ने उस सांप को मारा। तो मेरे साथ में ऐसा हुआ था। तो मेरे को कैसे पता चलता कि वो जहरीला है? तो उसके ऊपर मतलब ब्लैक ब्लैक डॉट करके ऐसा था। देखिए, अपने भारत में वैसे 270 प्रजाति के सांप है, और पर्टिकुलरली अपने क्षेत्र में करीब 20 प्रजाति के सांप है, उसमें से 4 ही जहरीले हैं। अगर उसका आप बॉडी पैटर्न अगर पहचान सकते हो तो आप पहचान जाओगे नॉर्मली ये जहरीले है और ये बिना जहर वाले। अगर जहरीले सांप की अगर आप परख कर लोगे तो आप पहचान जाओगे ये जहरीला, देखते ही पहचान लोगे। तो बॉडी का कलर आपको आना चाहिए पहचानना, बस।
तो हमने बहुत बार देखा है कि लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स के लिए या खुद की वो बढ़ाने के लिए सांप को उनको हाथ में पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो स्टंट करते हैं, वाइल्ड लाइफ भी ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ है। अगर आप उनकी कंप्लेन करते हैं, मान लीजिए अगर ऐसा कोई करता है, तो निश्चित रूप से जो हमारे अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, वो एक्शन लेंगे उन पे। तो सर हमने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो देखा था जिसके अंदर मतलब एक सांप ट्रांसफॉर्मर से जंप किया, तो जी। आपने उसको एक हाथ से कैच कर लिया। जी। तो वो किस टाइप का आपको लगा, उसमें रिएक्शन क्या था? ये करीब 1 साल पहले की बात होगी। हम्म। अपने गणेशपुरा रोड पर आर के बेकरी एक आई हुई है, तो उस ट्रांसमीटर के अंदर वो साँप बैठा हुआ था। साँप मेरे को नहीं दिख रहा था, ना उन बेकरी वालों को दिख रहा था। उनको ये पता था कि एक साँप उस ट्रांसमीटर के अंदर चढ़ा तो है, लेकिन वापस उतरा नहीं है। मैं श्योर था। तो अंदाजे से मैंने पहले सबसे पहले लाइट ऑफ करवाई, है ना? फिर एक डंडा लिया, उसमें मैंने उसको बजाया कि कहीं होगा तो बाहर आएगा। लेकिन मेरे को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा साँप और इतनी तेजी के साथ बाहर आएगा कि उसको कैच करना शायद कैसे किया, ये मेरे लिए अगर मैं सोचता हूँ उस टाइम की, तो पता ही नहीं चलता कि 1 सेकंड के अंदर उसने जंप किया। मेरे हाथ में लाठी थी, उस लाठी को मैंने इस हाथ में लिया और उड़ते हुए को भी मैंने कैच कर लिया। ये 1 सेकंड में भी कम समय था। तो वो जो वीडियो है, केवल न केवल अपने इंडिया में, बल्कि फॉरेन कंट्री में भी खूब वायरल हुआ था। मेरे अकाउंट में तो काफ़ी बस नॉर्मली नो मिलियंस व्यूज़ थे, लेकिन मैंने देखा कि लोगों के अकाउंट पर उसपे मिलियंस में लाइक थे, मेरे ही वीडियो पर। ये था। तो सर आपको मतलब एनिमल रेस्क्यू करने में आपको मतलब इंटरेस्ट कहाँ से आया? आपने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? ये जब लॉकडाउन के अंदर मैं अपनी कॉलेज, अपने एचडी गवर्नमेंट कॉलेज से ही मेरी जो है ग्रेजुएशन हुई थी हिस्ट्री, अपने जियोग्राफी के अंदर, और एमए मैंने हिस्ट्री में किया। उसके बाद मैं उत्कर्ष क्लासेस में चला गया था एसआई की तैयारी करने के लिए। जब लॉकडाउन लग गया तो हम 2-3 साल घर के अंदर रहे। तो मैंने एक माहौल देखा कि घरों के आसपास सांप आ रहे हैं, लोग मार रहे हैं, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। और सारे सांप, मैंने ये सुन रखा था कि सारे सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन लोगों में शायद नॉलेज की कमी थी। हमारे रायपुर उपखंड में हर साल, मैं भर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे रायपुर उपखंड में हर साल करीब 15-20 लोग 15 सांप काटने से मर जाते थे। एक ये चीज, और दूसरी, लोग सांपों को मार देते थे। इन दोनों चीजों को रोकने के लिए मैंने एक सांपों को बचाने की मुहिम छेड़ी। इसमें मैंने लगातार अध्ययन किया और विभाग से मैंने लाइसेंस प्राप्त किया। हालात अब ये हैं कि मेरे रायपुर उपखंड क्षेत्र में, जहाँ मैंने 3-4 साल काम किया, अब तो मैं ब्यावर शिफ्ट हो गया हूँ, लेकिन पहले मैं रायपुर था, तो मैं हर गांव, ढाणी, स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम चला के लोगों को इतना अवेयर किया कि अब के हालात ये हैं कि हर साल 1 या 2 लोगों की ही सांप काटने से मौत होती है, वो भी लापरवाही से। या तो वो हॉस्पिटल जाते नहीं है, या उन्होंने ड्रिंक कर रखी है, इस वजह से। बाकी अब जो डेथ का रेशो है वो बिल्कुल कम हो गया। तो सर आपके लिए मुश्किल मोमेंट कौन सा होता है? क्योंकि जहाँ पर आप एक जानवर को बचाने की कोशिश कर रहे हो, हम्म। दूसरी साइड लोग जो लोकल है वो उसको मारने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो? ये आज से कुछ साल पहले था, जब लोगों को मेरे बारे में पता नहीं था। जब अब लोगों के पास ऑप्शन है कि इसको मारना नहीं है, इसको बचाना है, तो लोग मेरे को कॉल कर देते हैं। अब उनमें जागरूकता आ गई है, कानून भी सख्त हो गया है कि किसी भी वाइल्ड लाइफ को अगर आप मारोगे तो विभाग आपको छोड़ेगा नहीं। और ऐसा कौन सा सांप है जिसका जहर बहुत जल्दी फैलता है शरीर के अंदर, और कितना टाइम के अंदर अपन को ट्रीटमेंट लेना पड़ता है उसका? अपने क्षेत्र में वैसे कोबरा, करेत, सोस्टल वाइपर और कैट स्नेक, ये 4 प्रजाति के सांप है जो जहरीले हैं। सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र में जो बाइट केस आते हैं, जिनका डेथ रेशो ज्यादा है, वो कोबरा और करेत हैं। कितना जहर छोड़ा उस पर निर्भर करता है कि हमारी डेथ कब होगी। ये उसने जहर कितना छोड़ा, ये उस पर निर्भर करता है। अगर ज्यादा मात्रा में जहर छोड़ा है और अपनी बॉडी ने क्या रिएक्ट किया है, अगर अपन मान लो बीपी हाई ज्यादा होगी, तो नॉर्मल सी बात है, जहर ज्यादा संख्या में फैलेगा और अपने पास समय कम रहेगा बचने का। तो कितना जहर छोड़ा और अपनी बॉडी ने क्या रिएक्ट किया, ये उस पर निर्भर करता है। क्योंकि बहुत से हमने देखे हैं, जैसे सांप काट लिया, जैसे इस हाथ पे काटा मेरे, हम्म। तो मैं कोई पट्टी बांध दूंगा या कुछ बांध दूंगा ताकि वो जी। जहर आगे नहीं जाए, तो क्या वो सही तरीका है? हाँ, पट्टी बांधना एक फर्स्ट एड क्लास होती है मेरी, 40 से 45 मिनट की। वो हर मैं स्कूलों में, जो नरेगा स्थल होते हैं या जो सामाजिक स्थल में, वहाँ पर अवेयरनेस क्लासेस में चलाता हूँ। उसमें ये एक फर्स्ट एड क्लास होता है 45 मिनट का। तो उसमें मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे क्या करना है क्या नहीं, सांपों की पहचान, कौन से जहरीले है कौन से नहीं, ये सारी चीज़ें। तो आपने अब तक कितने लोगों का जीवन बचाया है?
मैंने अब तो करीब 7-8 लोगों को, जैसे मेरे पास कॉल आता है कि हमारे घर में सांप है, या किसी बच्चे को या किसी महिला को या किसी लड़के को या पुरुष को काट लिया है, तो मैं पहले सांप को रेस्क्यू करने के तुरंत बाद उस पीड़ित परिवार को जो भी है उसको हॉस्पिटल ले जाता हूँ मैं खुद। अगर उनके पास व्हीकल है तो मैं उनके साथ जाता हूँ। अभी की घटना, जैसे अभी 10 दिन पहले की घटना अपने बताता हूँ मैं। अपने अतीतमंड के पूर्व सरपंच हैं श्री रतन सिंह जी, उनके लड़के को सांप काट लिया था। राजू सिंह करके उनका नाम है। तो उनकी फ्रिज के ऊपर वो सांप बैठा था, वो दुकान के अंदर वो सामान जमा रहे थे, उस दरमियान उनको सांप ने काट लिया। मेरे पास सूचना मिलती है तो तुरंत मौके पर पहुंचकर उस सांप को मैं रेस्क्यू कर लेता हूँ। तो वो फिर वहाँ के लोग बताते हैं कि भाई इसने एक व्यक्ति को काट लिया। मैंने पूछा कहाँ है वो, तो बोले पास ही में एक मंदिर है, वहां पे ले गए। मैंने कहा आप उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। मैं खुद वहां चल के मंदिर गया तुरंत, और उनको वहां से उठा के सीधा हॉस्पिटल अमृतसर एडमिट करवाया। उनके वहां उनका पीटीसीटी करवाया, फिर उनके वैसे नॉर्मल थे, वो अब ठीक है एकदम। तो मेरे को जो पता चलता है कि हाँ सांप ने काट लिया है, मैं खुद वहां चला जाता हूँ, उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाता हूँ। और मुझे वहां पर अगर ठहरना भी पड़े उन लोगों का जीवन बचाने के लिए, अगर मुझे जयपुर अगर रेफर कर देते हैं अजमेर, तो मैं उनके साथ भी जाता हूँ। तो क्या हर कोई मतलब सांप या वन जीव को पकड़ सकता है? वाइल्ड लाइफ को हर कोई वैसे कैच उसको नहीं पकड़ सकता, किसी भी सरीसृप को। अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है, अगर विभाग के पास शिकायत मिलती है तो शायद उस पर एक्शन ले सकती है, जिसमें शायद 3 साल की जेल और 25,000 रुपए का भी जुर्माना है, अगर विभाग के पास अगर कोई शिकायत मिलती है तो। ये 1 करोड़ वाले सांप की क्या कहानी है? क्योंकि हमने बहुत बार सुना है कि 1 करोड़ का सांप है, तो उसके पीछे की कहानी क्या है? हमारे क्षेत्र में दो मुंह सांप को लेकर काफी अंधविश्वास फैल चुका है कि एक तो ये दोनों मुंह से चलता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे उसका सिर्फ एक ही मुंह होता है। दूसरा कि ये सांप करोड़ों में बिकता है। तो मैं बता दूं, अगर करोड़ों में बिकता है तो फिर मैं करोड़पति होता, क्योंकि मैंने बहुत सारे सांप रेस्क्यू किए हैं, तो मैंने बेचे क्यों नहीं। सही बात। तो ये सारे भ्रम हैं। मैं आम जन से यही अपील करूंगा कि ऐसे भ्रम में ना पड़े। अगर आपकी शिकायत मिलती है कि आप किसी इस दो मुंहे सांप का परिवहन कर रहे हो और बेचने की फिराक में हो, तो तुरंत आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और मैं बता रहा हूँ जमानत भी नहीं होगी आप। क्योंकि ये वो वाइल्ड हकीकत है। लाइफ को लेके कर रहे हैं हाँ, इसलिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 के भाग 1 के अंदर ये सख्त निर्देश है कि आप उनकी तुरंत गिरफ्तारी करो, और सजा का भी प्रावधान है, जुर्माना भी है, जमानत भी नहीं होगी। हमने बहुत बार देखा है कि जो लोग होते हैं जो है ना, मतलब मेले के अंदर सांप को टोकरी के अंदर डाल के लेके जी घूमते हैं, या फिर कोई बजनेरी होते हैं जो सांप को अपने उसके अंदर लेके आते हैं, दिखाते हैं लोगों को, तो जी। क्या वो सही तरीका है? आज से पहले ये बहुत ज्यादा था। जैसे ही कानून सख्त हुआ, पब्लिक में भी अवेयरनेस फैली, तो ये चीजें कम हो गई। लेकिन आज भी कुछ ऐसी जगह है, अपने जैसे मेला परिसर हो गया या आसपास कहीं पर भी हो गया, लोगों ने वन्य जीव को उसको कमाई का साधन बना दिया। ये एक तरह से हरेसमेंट अपन उसको कह सकते हैं, क्योंकि वह उसके वेनम ग्लैंड्स को निकाल देते हैं। 2-3 महीने बाद उस सांप की डेथ हो जाती है, इसलिए वो कानून के दायरे में आता है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई करते हुए पाया जाता है, तो मैं, या तो आप मुझे सूचित कर दीजिए, या आपके नज़दीक में कोई भी पुलिस थाना है, आप उनको सूचित कर दीजिए, या फिर आप 100 नंबर डायल कर दीजिए, या फिर आप गूगल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नंबर निकालिए, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, तुरंत एक्शन होगा। क्योंकि हमने देखा है जैसे ये जो लोग होते हैं ये मेले के अंदर या कहीं पे भी सांप को ऐसा दिखाते हैं कि वो दूध पी रहा है सांप। क्या सही में सांप दूध पीता है? जब वो उनके जहरीले दांतों को तोड़ देते हैं, तब वो किसी भी जीव को मतलब भोजन के रूप में नहीं खा पाता। भूखा और प्यासा रहने की वजह से जब उसके सामने दूध रखा जाता है, तो वो उसको पानी समझ के पी लेता है, जिसको वो पचा नहीं सकता, और कुछ महीनों बाद उस सांप की डेथ हो जाती है। मैंने कहीं पे तो शायद मैंने कहीं पे पढ़ा था कि है ना, मतलब किसी भी मतलब जंगल वाले एरिया में जा रहे हैं तो वहां पे चलते हुए, मतलब अगर कोई सांप का एरिया लगता है तो वहां पे जोर से आवाज करनी चाहिए पाँव से चलते चलते, ताकि जो वाइब्रेशंस होती है, क्योंकि सांप को सुनाई नहीं देता है, ठीक है, तो वाइब्रेशंस की मदद से उसको पता चल जाएगा कि कोई बड़ा जानवर आ रहा है, तो वो उस जगह से दूर भाग जाएगा। तो ये सही में सही है? आपका सवाल सही है। न केवल सांप, पूरे वाइल्ड लाइफ में कोई भी वन्य जीव होगा, अगर वहां जंगल के अंदर आपकी मौजूदगी रहेगी, तो वो कोशिश करेगा वो आपसे दूर हटने का। वो चाहेगा कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते को मैं छोड़ के दूसरे रास्ते पे चला जाऊं। वन्य जीव, कहते लोग हिंसक होता है, लेकिन वो चाहता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ मेरी हिंसा नहीं हो।
ज्यादातर मामलों में वो रास्ता पलटने का प्रयास करता है। कुछ मामलों में जैसे कि मान लीजिए कोई भालू है, मादा भालू है, उसके बच्चे हैं, या कोई शेर शेरनी है या पैंथर है, उसके बच्चे हैं, उन बच्चों को बचाने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए वो आप पे हमला कर सकता है। रही बात सांप की, जैसे ही कोई हलचल होती है, वाइब्रेशन, वो अपना रास्ता चेंज कर देते हैं। बाई चांस अगर आपका पैर उस पे लग गया तो फिर वो अपने बचाव के हिसाब से उसको आपको काटेगा। वो तो खुद को बचाएगा ही हाँ, बचाएगा। बचाव के हिसाब से काटेगा, बाकी उसका कोई टारगेट नहीं होता है कि वो आपको काटे। आपको एक दिन में कितने कॉल आ जाते हैं रेस्क्यू के लिए? आज की बात करूँ तो जैसे अभी लगातार मेरे पास कॉल आ रहे हैं, इंटरव्यू चल रहा है लेकिन कॉल आ रहे हैं। आज करीब 7-8 कॉल आ गए। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 14-15 कॉल आ जाते हैं डेली। तो लगभग सारे मतलब इसी से रिलेटेड होंगे कि सांप आया है, क्योंकि हर किसी के। सांप, अजगर, पक्षी, पैंथर, भालू, सभी के आते हैं। कल ही आया था, एक शाही का आया था जो जिसके बहुत सारे कांटे होते हैं, वो काफी खेतों में अभी जो है खराबा कर रही है। तो जंगल से सटा हुआ अगर कोई भी खेत है तो वहां पर उसका आतंक रहता है। तो आपने ये सब सीखा कहाँ से था? क्योंकि जानवरों को रेस्क्यू करना कोई आसान काम तो है नहीं, तो आपको सीखने को कहाँ से मिला? क्योंकि आपने या तो फिर एक्सपीरियंस किया है, कहाँ से सीखा? इनकी बाकायदा मैंने स्टडी की है। द इंडिया स्नेक एक बुक करती है, तो बहुत सारी बुक आती है। अब तो मार्केट में आप बहुत सारी बुक्स मिलने लगी। उनके स्टडी के माध्यम से मैंने इनका स्वभाव को परखा है। कुछ वाइल्ड लाइफ के बारे में मैंने अपने जो वन विभाग के कर्मचारी वगैरह अधिकारी, उनके लगातार संपर्क में रहकर उनसे पूछ पूछ के मैंने ज्ञान लिया है। सबसे ज्यादा मुश्किल मोमेंट कौन सी होती है पैंथर को रेस्क्यू करते टाइम? अगर हाल ही की घटना में बताऊं तो अभी मसूदा के अंदर एक गांव का नाम मैं शायद भूल गया, वहाँ पर 2 पैंथर थे, एक मादा थी, एक उसका बच्चा था। मेरे पास रंजीत साहब का कॉल आया कि एक वहाँ पर लेडीज, उनकी ड्यूटी थी, लेडीज है और लोगों ने, गांव वालों ने पैंथर को घेर रखा है। वो जो ड्यूटी कर्मचारी है वहाँ पर अकेली है और लोग उस पर हावी हो रहे हैं कि वो कहीं पैंथर को मार नहीं दे। तो बाकी स्टाफ भी पहुंच रहा था और रंजीत साहब का मेरे पास कॉल आया कि आप वहाँ तुरंत मौके पर पहुंचो, क्योंकि वहाँ का लोकल स्टाफ जो पब्लिक है मेरे को जानती है। तो मैं तुरंत वहाँ मौके पर पहुंचा, वहाँ पर जाकर देखा तो भीड़ काफ़ी उग्र थी। उग्र इसलिए थी कि उस मादा पैंथर ने वहाँ के लोगों की काफ़ी बकरियां और भेड़ों को शिकार बना लिया था। लोग उसको मारने के लिए आतुर थे और विभाग से सख्त निर्देश थे कि उसको बचाना है, पैंथर और उस बच्चे को। तो हमें जो टास्क दिया था गया, हमारे साथ पूरा स्टाफ था, उस पैंथर को घेर के रखना है। एक तालाब की पाड़ थी, उस पाल के पास बहुत सारी गुफाएं बनी हुई थी, पाइप जहाँ पानी तालाब के नीचे निकलने होते की हैं, जो पाइप जगह रहती है। हाँ, एक तरफ से वो पाइप बंद थे, एक तरफ से बहुत सारे पाइप थे और बहुत सारी झाड़ियाँ थी आसपास। उसके बाद बहुत सारे खेत थे। अच्छा। खेत सारे खाली हो चुके थे, वो झाड़ियाँ और वो गुफाएं थी। उन गुफाओं के अंदर एक मादा पैंथर ने अपने बच्चे दे दिए थे, उसमें एक ही बच्चा था। तो लोग जैसे ही बकरियां चरवा रहे थे तो वो बकरियों का शिकार करके उस मांद में घुस जाती थी। हमें जो टास्क दिया था गया था कि लोगों को वहां से दूर हटाना है समझाइश करके, और जो पैंथर का रेस्क्यू करती हैं उसके लिए एक अलग से ट्रैंकुलाइजर टीम आती है अजमेर से और जोधपुर से, उदयपुर से, अलग अलग अपने डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह से आती है। हमारे उधर सेंधड़ा की तरफ से, जोधपुर से आती है, श्रवण सिंह जी राठौड़ करके हैं। इधर शायद हेमलता मैडम जो शूटर है वो आए थे। तो हमें जो टास्क दिया गया था वो ये था कि आपको पैंथर को बचाना है, उसके मूवमेंट पर हर एक पर नजर रखनी है, वो आबादी में नहीं चला जाए, लोग उसको मार नहीं दे। उस दौरान रात के करीब 1 बज गए थे। 1 बज गया। हमने उन पैंथर को, वो भाग रहे थे पैंथर, लोगों ने काफी शोर शराबा कर दिया। तो पैंथर जो है एक मान से दूसरी मान, दूसरी मान से तीसरी मान, हम खेतों के अंदर भाग भाग के उसको घेर के रख रहे थे। मेरे लिहाज से वो बहुत बड़ा टास्क था। वो मादा पैंथर अपने बच्चों को बचाने के लिए हम पर हमला भी कर सकती थी। वो हमला जानलेवा भी हो सकता था, हमारे ऊपर या उन लोगों के ऊपर जो उसको मारने के लिए आतुर थे। लोगों ने भी, वहां के लोगों ने काफी सपोर्ट नहीं किया हमें। उन चरवाहों के पास एक पालतू डॉग था, मैंने उनको सुझाव दिया, विभाग की तरफ से हमने पिंजरा लगा के वहां पर सेट कर दिया था, लेकिन वो उस मांद में, उस पिंजरे में नहीं आ रही थी।
वहां पर एक रावत समाज का एक चरवाहा था, मैंने उनसे जाके बोला, भाई ये जो आपका पालतू डॉग है वो हमें दे दो, हम उसको पिंजरे में डाल देंगे। लेकिन उसने देने से मना कर दिया कि मेरा कुत्ता मर जाएगा। हम्म, मैंने कहा पिंजरे के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जिसमें ये पैंतर घुसेगा, दूसरे पार्ट में जाली होती है जिसमें ये सैप रहेगा। बीच में एक बैरिकेड होगा। कुत्ते को देख के वो पैंतर उस मान से उस पे हमला करेगा, हम्म, हमला करेगा कुत्ते पर, जैसे उसका शटर बंद हो जाएगा, हाँ, वो कुत्ता सेफ रहेगा। लाख समझाइश के बाद भी उस चरवाहे ने उस डॉग को नहीं दिया। बोले वो डॉग घबरा गया तो मर जाएगा। अरे घबरा कैसे जाएगा, वो कुत्ता है और काफी खूंखार भी था वो कुत्ता। हाँ, लेकिन फिर भी वो उसने अपनी जिद रखी। वो पैंतर उस मांद के आगे जो पिंजरा लगा रखा था उसको खिसका के पैंतर भी भाग गया और वो बच्चा भी उसके पीछे पीछे भाग गया। हमने काफी नजर रखी, उसके बावजूद भी वो काफी झाड़ियों में ओझल हो गए। रात के करीब 1 बज गए, हमने पिंजरा लगा के रखा कि क्या पता वो आएगा, लेकिन नहीं आया। दूसरे दिन हमारे पास खबर आई कि पास ही में जंगल था, उस पहाड़ पे चढ़ के मंदिर के पीछे वाले रास्ते में से होते हुए दोनों जो पैंतर है जंगल में चले गए सुरक्षित। तो उसने एक सुरक्षित जगह देखी, पाल के पास, तालाब के पाल के पास की काफी सेफ जगह है, लोगों की आवाजाही नहीं थी क्योंकि तालाब उस टाइम फुल भरा हुआ था। और वहां पर शिकार भी खूब थे क्योंकि जंगली शुअर और काफी जंगली जीव उसके पास थे। तो उस मादा पैंतर ने सोचा कि हो सकता है कि मुझे यहाँ शिकार मिलेगा, इसलिए उस हिसाब से उसने अपने बच्चे दे दिए थे। ये हमने हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क। मॉनिटर लिजार्ड जो होती है वो कितनी डेंजरस हो सकती है? वैसे आज मैंने 3 मॉनिटर लिजर्ड का रेस्क्यू किया, सोचा आज लाऊंगा लेकिन ला नहीं पाया क्योंकि ज्यादा समय तक उनको कैद रख नहीं सकते अपन। वो ज़्यादा अपने हार्मफुल नहीं होती, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, अगर काटती है तो हमें स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। उसको लेकर 3 तरह के भ्रम हमारे समाज के अंदर फैले हुए हैं। एक तो उस पे बिजली गिरती है, लोगों में ऐसी धारणाएं हैं कि ये जहाँ ये होती है वहाँ पर उस पे बिजली गिर जाती है, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा, ये फूंक मारती है, ऐसा भी कुछ नहीं होता कि उसके फूंक मारने से लोग मर जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ऊपर काफी फूंक मारे, हाँ वो फुकारती तेज, जब वो गुस्से में होती है तो तेज आवाजें निकालती है हवा फुर फुर करके, तो लोग समझते हैं ये फूंक मारती हैं, इससे लोग मर जाते हैं, जबकि ऐसा मिथक है। तीसरा, उसके काटने से, हम्म, ये काट लेती है तो लोग पानी भी नहीं मांगते, मर जाते हैं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। कई बार हमें रेस्क्यू के दौरान उस मोरेटरीजन हमें काटा है, कुछ नहीं हुआ। हाँ नॉर्मली जो है टीटी का इंजेक्शन लगता है। हाल ही में भेरूखेड़ा में 16 वर्ष की वर्षा जिसकी डेथ हुई थी स्नेक बाइट के कारण, जी, तो उसके क्या कारण रहे होंगे? वहाँ के लोगों के द्वारा और उनके परिजनों के द्वारा मेरे को सूचना मिली थी, एक 16 साल की लड़की है वर्षा। हाल ही की घटना है, अपने राज्य आवास कोटे चौराहे के पास में धनार गांव है, बेरूखेड़ा वहाँ पर की घटना है। सुबह शायद वो लड़की सो रही थी, वर्षा, उस दौरान उसको सांप ने काट लिया। हम्म, शायद उस सांप पर उसका हाथ या पैर या बॉडी का कुछ पार्ट चला गया होगा। उस सांप ने जैसे ही खतरा महसूस हुआ उसने काट लिया हाथ के ऊपर। मेरे पास करीब 8 बजे के आसपास सूचना मिली और उसको जो स्नेक बाइट हुआ 5 से 6 बजे के बीच हुआ था। मेरे पास सूचना मिलते ही मैं तुरंत मौके पर पहुंच गया। वो जो सांप है घर से आधा किलोमीटर दूर झाड़ियों में जाके छिप गया, लेकिन वहां के लोगों ने उस पर नजर बनाए रखी तो मैंने सुरक्षित उसको रेस्क्यू कर लिया। जब वहां के लोगों से और उसके परिजनों से मैंने पूछताछ की कि उसकी डेथ क्या हुई, आपने सांप काटने के बाद क्या किया, तो वो बोले पहले तो हमें पता ही नहीं चला कि सांप ने काट लिया। जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी हम्म, तब हम उसको हॉस्पिटल ले गए और ले जाने के दौरान उसकी डेथ हो गई। फिर बाद में क्या पता परिजनों ने घर के अंदर सांप देख लिया जो वहां से निकल के भाग रहा था। तो जब वहां के हॉस्पिटल के डॉक्टरों से मैंने बात की तो उन्होंने यही बताया कि सांप काटने के बाद उन्होंने बहुत डिले कर दिया था हॉस्पिटल लाने में। उसका मेन रीजन यही है कि वो हॉस्पिटल देरी से लाए, इस वजह से उसकी जान चली गई। लोगों का एक मिथ है कि सांप को मार देना चाहिए क्योंकि वो अपना पेट घसीटता है, जी ये हमने बहुत बार सुना है गांव के एरिया में, बहुत बार। तो जी ये सही में सही है या गलत है? क्योंकि लोगों को तो रीजन चाहिए कुछ ना कुछ। साथियों, मैं मारवाड़ से हूँ और मारवाड़ में एक कहावत है कि कीड़ी ने कण और हाथी ने मण, देने वाला ईश्वर है। हमें कोई अधिकार नहीं है हम किसी जीव की हत्या करें। प्रत्येक जीव को इस दुनिया में जीने का अधिकार है, चाहे वो कीड़ी हो, सांप हो, कोई भी पक्षी हो या जलचर हो। अगर हम उसको मारेंगे तो वो हमारे रिकॉर्ड में लिखा जाएगा।
और रिकॉर्ड लिखने वाला ऊपर वाला है। कहते हैं कि ये जो है जीव पेट रगड़ता है, काफी दुखी रहता है। तो हाँ, आपके संज्ञान के लिए मैं बता दूं कि अगर इस दुनिया में सबसे दुखी है तो वो है हम। इंसान से ज्यादा इस दुनिया में कोई दुखी नहीं। बाकी इन जीवों का भोजन ईश्वर खुद देते हैं और हमें कमाना पड़ता है। तो यही फर्क है। हमें कोई अधिकार नहीं है हम किसी जीव को मारे, और मारते हुए अगर पाए गए और शिकायत मिलती है, अगर पुख्ता सबूत मिलता है, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर वाइल्ड लाइफ के एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा, जिसमें आप जेल भी जाएंगे। और कईयों में ऐसा, आप सोशल मीडिया पे सर्च करके देखना, ऐसा हो चुका है। उनको मतलब जेल में डाल दिया है, ऐसा कुछ किया है अगर उन्होंने किसी हाँ को बिल्कुल, परेशान किया उनकी तो? अगर आपने अगर सांप को मारा है और बकायदा मारते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर आया है या मीडिया पर आया है, तो निश्चित रूप से अधिकारी संज्ञान लेंगे उसको, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। और जब जांच में अगर आप पाए जाते हैं दोषी, तो निश्चित रूप से आपको सजा होगी। मैंने आपके अकाउंट पे एक वीडियो देखा था जिसके अंदर शायद किसी भालू को जलाया जा रहा था, क्यों? जी। अभी वो 2-3 महीने पहले की, शायद 2 महीने की पहले की घटना है। अ, हमारे सेंधड़ा वन रेंज के अंदर एक चांग क्षेत्र आया हुआ है। 2-3 दिन पहले ही जब उस भालू को मार दिया था, उससे पहले उस भालू को गिरी रोड पे देखा गया। उसके बाद विराटिया, मेला वाला जो विराटिया है खुर्द, वहां पर देखा गया। हमें जैसे ही सूचना मिली कि रोड पर भालू जा रहा है और उसने काफी 2-3 व्यक्तियों को घायल कर दिया है, हमारे पास सूचना मिलते ही हम तुरंत मौके पर, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के साथ में हम मौके पर पहुंच गए थे। बकायदा उस भालू के पीछे पीछे हम बॉडी, उसके मूवमेंट पर उस पर निगरानी कर रहे थे ताकि उसको रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि उसने 2-3 व्यक्तियों पर हमला कर चुका था। लेकिन हमने देखा जब हम उसके पीछे गए तो वो भालू जंगलों की तरफ चला गया। 3 दिन बाद वो शायद चांग के आसपास देखा गया और वहां पर ही उसने 2 से 3 व्यक्तियों को घायल कर दिया था, आबादी क्षेत्र के अंदर। हमारे पास सूचना मिलती है, हमारे रेंजर साहब के पास और एसडीएम साहब, एसडीएम ऑफिस से भी हमारे पास कॉल आया कि इस तरह की घटना हुई है। तो हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची, हमारे रेंजर साहब स्वयं मौके पर मौजूद थे। जब वो मौके पर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ शरारती तत्व के लोग ट्रैक्टर के नीचे उस भालू को दबा के लाठियों से, डंडों से, कुल्हाड़ियों से उस भालू को पीट पीट कर उसको मार रहे थे। स्टाफ ने उसको छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन लोग नहीं माने और उस भालू की डेथ हो गई। उन सारे लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। साथ ही मैं बता दूं, वो ट्रैक्टर भी जब्त हुआ है। तो उस भालू का फिर पूरी टीम गठित हुई। जैसे ही कोई वाइल्ड लाइफ या पैंथर, बियर, भालू वगैरह जिसकी डेथ होती है, तो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर एक बोर्ड बैठता है, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट होता है, पटवारी, तहसीलदार साहब या आरआई, पशु चिकित्सालय के जो चीफ जो हॉस्पिटल होते, डॉक्टर होते हैं, वो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो मुख्य अधिकारी होते हैं, वो उनका सबका एक बोर्ड बैठता है। उन बोर्ड के अधिकारियों के देख रेख के अंदर उसका पोस्टमार्टम होता है किसी भी जीव का। उसके बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो मैं वहाँ मौके पर मौजूद था, जिस पर मैंने उसका वीडियो वायरल किया था। मैंने उस पे कमेंट, उस पे ये लिखा हुआ था कि ये जानवर नहीं है, उसको मारने वाले जानवर थे। ये बात मैंने उस वीडियो पर लिख रखी है, शायद आपने गौर नहीं किया होगा। तो सर मतलब हमारा ये जो चैनल है, जी। इससे जो होने वाली हमारी अर्निंग है, उसका 50% हम यहीं के ब्यावर के वेलफेयर के अंदर डालेंगे, जैसे जानवरों की हेल्प करना या एजुकेशन देना, वेबिनार्स करना, तो उस चीज़ के लिए। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी आपकी सोच है। मैं तो ये मानता हूँ कि आपका इनकम का कुछ पार्ट अगर भलाई के कामों में जा रहा है, तो बहुत सौभाग्य की बात है। और निश्चित रूप से आपकी कमाई हमेशा दुगनी होगी। मैंने जहाँ पर भी ये देखा है, चाहे वो छोटा सा गरीब आदमी हो या कोई बड़ा आदमी हो, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अगर वो दान पुण्य में डाल रहा है, तो निश्चित रूप से उसको सफलता जरूर मिलती है। और आप जो कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका चैनल बहुत आगे जाएगा, अगर आप लगातार और कंटिन्यू अगर ऐसा कर रहे हैं तो। थैंक यू सर, आपका आने के लिए, आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे इस काबिल और योग्य समझा कि मैं यहाँ आने के लायक हूँ और पब्लिक को अवेयर कर सकूँ। आपने के अंदर जिज्ञासा थी मेरे बारे में जानने की, तो बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।